साल से जब तक हम काम कर रहे हैं। वेस्टीज से जुड़ने का हमारा मतलब था हमारी अपनी फैमिली को और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना और सोसाइटी के लिए कुछ हम अच्छा कर सकें। आज हम अपना हार्ट एंड सोल दोनों वेस्टीज को दे चुके हैं। मुश्किलों को हौसलों से जो आसान बनाता है, डरता नहीं अंधेरे से, वो ही पहचान बनाता है। रेखाएं क्या कहती हैं, क्यों उलझो इनमें, अपने कर्म की रेखा तो इंसान खुद बनाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि स्वयं की पहचान बनाना किसी भी इंसान के लिए आसान बात नहीं है। गाड़ी, दो घर की जो गाड़ी, गृहस्थी की जो गाड़ी है वो दो पहियों पर चलती है और वो बहुत अच्छे से तब चलती है जब हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करते हैं। आज माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ पीएमए टीम को, प्रीतम सर, महेश सर और आशीष सर को, जो हर सैटरडे को इस तरह के प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि हम जैसे लोग इसमें आए, इससे प्रेरणा लें और जो हमारे लीडर्स इसमें सक्सेसफुल हैं उनसे सीख कर हम अपनी जिंदगी में उसको डुप्लीकेट करें और आगे बढ़ें। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ वो कहने को तो एक महिला है, कोमल है पर कमजोर नहीं है। इस बात का गवाह मैम खुद हैं, इस बात की मिसाल मैम खुद हैं। आप थोड़ी देर के बाद हम जानेंगे उनसे उनके सपनों का सफर, कैसे उन्होंने इस सफर को शुरुआत करी, उसमें उन्होंने कैसे कैसे चैलेंजेस को फेस किया और उन चैलेंजेस को फेस कर कर वो कैसे आगे बढ़े। आज वो महेश सर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बिजनेस को बहुत ही आगे लेके जा रहे हैं और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका उन लोगों से मिलता है कि कैसे हम लोग अपने लाइफ में आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि ये सब तो चलता रहेगा। मैं यहाँ पर मैम को बुलाना चाहूंगी, पर मैम को बुलाने से पहले मैम ऐसे नहीं आएंगी, नेहा मैम यूसीडी ऐसे नहीं आएंगी। आपकी जोरदार तालियां और रिएक्शंस चाहिए मुझे, क्योंकि रिएक्शंस हम स्क्रीन पर दे सकते हैं, अपने भाव प्रकट कर सकते हैं मैम के लिए कि आज हम उनको सुनने के लिए कितने बेचैन है। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा बोला जाता है किसी भी सक्सेसफुल स्टोरी को जब हम देखते हैं ना, लगता है कि जिंदगी बहुत आसान है, पर उसके पीछे की जो स्टोरी है आज हम मैम की जुबानी ही सुनेंगे कि कैसे उन्होंने इस लेवल तक पहुंचे और क्या क्या उन्होंने फेस किया। वेलकम मैम, स्टेज इज योर्स एंड माइक इज योर्स। थैंक यू मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच नमिता जी, थैंक यू सो मच। एंड आज का दिन रियली बहुत ही बड़ा दिन है मेरे लिए। स्पेशली मैं सबसे पहले मैं थैंक यू, कहीं बीच में अगर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊं तो प्लीज मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो दिन है ये एक ऐसा दिन है शायद ही मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ उस ऊपर वाले भगवान ऑलमाइटी गॉड को, जिन्होंने ये स्पेशल डे मेरे लिए रखा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि जिंदगी में ये मुकाम भी आएगा। देन मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहती हूँ जो हमारे सभी के मेंटोर हैं, सिद्धार्थ सर, जिनकी वजह से जो बहुत सारे बदलाव, स्पेशली मेरे लाइफ के अंदर काफी सारे बदलाव आ चुके हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू, रियली बाय हार्ट स्पेशल थैंक्स टू प्रीतम सर, जिन्होंने इस लायक बना दिया मुझे, वेस्टीज के लायक बना दिया मुझे। इससे पहले तो मैं कोशिश कर रही थी वेस्टीज के लायक बन जाऊं, बट सर ने आज मुझे बना दिया कि वेस्टीज, अब सर ने मुझे वेस्टीज के लायक बना दिया। मैं हमेशा कोशिश करती थी किस तरह से मैं वेस्टीज के लायक कब बन पाऊंगी। सो थैंक यू प्रीतम सर, वेलकम मैम, वेलकम। नाउ स्टेज इज योर्स। थैंक यू आशीष सर एंड थैंक यू महेश सर। सो आज का जो ये दिन है रियली नमिता जी ने बोला बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज मॉर्निंग में ही हमारे एक बहुत अच्छे लीडर है, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था कि मैम टुडे इज वेरी स्पेशल डे बिकॉज आज का जो डेट है 10/10/2020। सो उन्होंने ये बोला एंड नीचे लिखा था दैट डेट विल नेवर कम अगेन। सो रियली ये दिन शायद और कभी, शायद क्या इनफैक्ट ये दिन कभी भी नहीं आएगा। और मेरे लिए मेरे डायरी में या जो मेरी जो स्पेशल एक जगह है कहीं पे, उसमें मैं जरूर इस चीज को, आज का डेट को मैं जरूर मेंशन करूंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी एक बदलाव लेके आई है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ अपनी एक छोटी सी जर्नी। बिल्कुल इस बिजनेस के अंदर मेंटली फिजिकली मैं शुरुआत से थी सर के साथ, उनके साथ सपोर्ट पे थी, उनके बैक सीट में सपोर्ट पे थी। बट कुछ सालों से एक छोटी सी जर्नी मैंने स्टार्ट की है। पिछले 3 साल से अपने आप को इस बिजनेस के अंदर
कंप्लीटली इन्वॉल्व किया है और एक छोटी सी मेरी जर्नी है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने का मुझे मौका मिला है। सो थैंक यू वंस अगेन। नाम नेहा बिस्वाल है। जिस तरह से एक छोटी सी पंक्ति से मैं स्टार्ट करूंगी इस बिजनेस को, जो कि आप सारे लोग जानते हैं। एक बहुत ही प्यारा चीज है लिखा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक छोटी सी पहचान है, तुम्हें मुझ पर भी अभिमान हो। एक छोटी सी पहचान हो, तुम्हें मुझ पर भी अभिमान हो, और तुम्हारे नाम के साथ मेरे नाम लिखा अपना भी एक मकान हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स। स्टार्ट करती हूँ अपनी छोटी सी जर्नी। जैसे कि मैं सभी को जो यहाँ पे पुराने लोग हैं उनको थोड़ा बहुत मेरे बारे में पता है, बट फिर भी आज वेस्टीज ने मुझे अपने लायक बना दिया है। मैं अपनी जर्नी शुरुआत से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जी एक सेकेंड जस्ट। नहीं इसके स्क्रीन शेयर नहीं करनी। जैसे जी मैं अपनी छोटी सी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ जरूर आप लोगों को ये जर्नी पसंद आएगा और कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे मेरे साथ भी। शुरुआत फ्रेंड्स हुई थी राउरकेला, एक उड़ीसा के अंदर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम राउरकेला है। स्टील सिटी कहा जाता है वहां पे। जन्म बर्न एंड ब्रॉट अप वहीं पे है। 5 भाई बहनों का हमारा छोटा सा फैमिली था। 5 भाई बहनों का मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे ऊपर 4 ब्रदर्स सिस्टर्स हैं और पापा की सबसे लाडली मैं थी, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। आज मेरे पापा नहीं है, बट जब थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे। आज अगर वो होते तो डेफिनेटली मेरे पे बहुत प्राउड फील करते। हमेशा उनको मेरे पे गर्व होता था, क्योंकि मैं स्टडी में बहुत अच्छी थी। मैं अपनी क्लास में टॉपर हुआ करती थी। तो पापा हमेशा बोलते थे कि तुम्हें कुछ आगे करना है, कुछ डिफरेंट करना है। इसके चलते पापा की मेरी स्टडी के ऊपर भी पापा बहुत फोकस थे, और मैं खुद भी बहुत स्टडी के ऊपर बहुत स्ट्रांग थी। और मुझे इंटरनली मैं हमेशा ये सोचती थी कि यस मुझे भी कुछ करना है। इसी तरह से शुरुआत के दिनों में जो जर्नी था आप सभी को पता है, ऐसे ही वो शुरू हुआ था मेरा वहां पे राउरकेला के छोटे से एक शहर में। पापा की सेल के अंदर पापा की जॉब थी। कभी हमें किसी चीज की कमी तो नहीं हुई, क्योंकि जितना भी उनकी सैलरी था, एक बेसिक जो नीड होता है, पापा ने हमेशा वो बेसिक नीड हम सभी का पूरा किया था। कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। बट हाँ, इतना जरूर बोलूंगी, कुछ अलग, जैसे आज के समय की बात मैं नहीं बोलूंगी, अगर कभी भी सपना जो होते हैं वो उनकी परिभाषा कभी समझ में नहीं आई थी कि एक्चुअल में सपना क्या होता है। जब कभी रात को सपने देखते थे, छोटे जब थी मैं, तो सवेरे मम्मी से पूछती थी, मम्मा आज रात को मैंने ये देखा। तो मम्मी बोलती थी कि हाँ, ये भगवान आके रात को सपने देख के जाते हैं ताकि हमारी नींद अच्छी आ जाए। तो फिर वो कभी कभी अच्छे सपने आते थे तो बड़े खुश हो जाते थे, कभी कभी बुरे सपने आते थे, फिर मम्मी के पास भाग के जाते थे, मम्मी आज ये सपना देखा। तो मम्मी बोलती थी कोई बात नहीं, तुमने कुछ गलती की होगी, तुमने कुछ ऐसा किया होगा, तभी भगवान ने आज तुम्हें बुरा सपना दे दिया। तो सपनों का जो परिभाषा था वो इसी तरह से था। कभी सपना समझ ही नहीं आया कि आज एक्चुअल में सपना होता क्या है। बट कभी कभार दिन में सपने देखते थे तो फिर मम्मी के पास भागते थे कि मम्मी आज दिन में मैंने ये अच्छी सपना देखा। तो मम्मी बोलती थी अच्छा, दिन का सपना सच होता है। बड़े खुश हो जाते थे, चलो दिन का सपना अगर अच्छा कुछ देख लिया तो सपना, मम्मा ने बोल दिया कि दिन का सपना सच होता है तो जरूर सच होगा। तो इसी तरह से शुरुआत के दिनों में बिल्कुल ही एक साधारण लाइफ, बहुत ही एक साधारण जिंदगी, एक बेसिक जिंदगी जो सभी के पास, अगर मैं पिछले समय की बात करूं तो एक जनरल जो लाइफस्टाइल होती थी वही होता था। इसी तरह से पढ़ाई में मैं काफी स्ट्रांग थी, जैसे कि मैंने कहा। स्टडी करती गई। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे जो हमारे जो नेबर थे, जो पहला जो मैं अगर बात बोलूं, क्योंकि एक चीज मैं आज फ्रेंड्स आप सभी के साथ शेयर करूंगी, जो भी है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, कोई एल्डरली पर्सन है, एनीबॉडी, एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये चीज मैंने जिनसे सीखा है वो हम सभी के गुरु हैं। वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से बिलीव करते हैं कि मोटिवेशन से ज्यादा आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करिए,
क्योंकि जिंदगी मोटिवेशन से नहीं कट सकती है। आपके सपने मोटिवेशन से पूरे नहीं हो सकते हैं। अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अपने आप को एक बेहतर इंसान या बेहतर सोच के अंदर, देन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बदलाव आ सकती है। सो बाय हार्ट मैं उनको उनकी ये बात बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। और दूसरी बात ग्रेटिट्यूड, वो मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। सर की हर सेमिनार्स पे, हर बड़े इवेंट्स पे सर एक चीज बोलते हैं, हमेशा ग्रेटिट्यूड जरूर रखिए। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ। जो मेरी पहली जो सोच थी सपने के लिए, वो शुरुआत हुई थी, हमारे नेबर रहते थे, बंगाली फैमिली रहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे। हालांकि पापा भी मेरे जॉब करते थे, बट हमने एक बेसिक लाइफ देखा था। दैट मीन्स सिंपल सा नॉर्मल सा खाना पीना, घूमने के लिए कहीं नहीं जाना होता था। साल में एक बार गांव चले जाते थे समर के दिनों में, घर वहां पे 1 महीना बिता के आ जाते थे। क्या छुट्टियां बिता दी हमने। और सिंपल सा एक नॉर्मल सा लाइफ, जो बेसिक कपड़े नॉर्मली जो एक आध कपड़े, जैसे कुछ साल में एक बार दुर्गा पूजा होता था, उस दौरान पापा को बोनस मिलती थी और उसी में ही साल में एक ही बार नए कपड़े खरीदा दिया जाता था कि बोनस आएगा। पापा हमेशा बोलते थे कि बोनस आएगा तो नए कपड़े खरीदा दिया जाएगा और आप उसी समय न्यू कपड़े पहन सकते हो। तो ये चीजें था, कभी समझ नहीं आया कि बेहतर लाइफ क्या होता है, क्योंकि तब छोटे थे। बट जब हमारे जो नेबर थे बंगाली थे, मैंने जिस तरह से बोला, तो वो अंकल और आंटी, काकू काकी माँ दोनों ही जॉब करते थे। दोनों ही बहुत अच्छी जगह पे, क्योंकि जो काकी माँ जो थी वो हेड सिस्टर थी एक हॉस्पिटल के अंदर, और काकू सेल के अंदर अच्छी पोस्ट पे जॉब पे थे। उनकी 2 डॉटर्स थी, तो बिल्कुल वो हमारे नेबर ही थे। सो जब भी मैं उनको देखती थी, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती थी। वो जो दीदी होती थी दोनों, हर दिन अगर आप कहें तो नए कपड़े पहनना, अच्छे से उनके पास उन दौरान गाड़ी तो नहीं था, कार तो नहीं था, बट अपना पर्सनल लूना हुआ करता था। उनके घर में कलर टीवी हुआ करते थे, तो ये सारी चीजें होती थी। तो वो मुझे बहुत लाइक करते थे। मैं छोटी सी थी तो जनरली हमेशा मुझे अपने घर बुलाया करते थे। तो मैं जब जाके देखती थी वहां पे कि ये चीजें उनके पास है, तो मेरे माइंड में फ्रेंड्स एक ही चीज आता था कि शायद हमारे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पापा अकेले काम करते हैं। अगर मम्मी भी जॉब करती तो शायद हमारे पास एक बेटर ऑप्शन होता। शायद जो इनकम एक आता है वो 2 होके आ जाता, तो शायद हमारे पास भी कुछ, साल में हम पापा के बोनस तक वेट नहीं करते कि पापा को बोनस मिलेगा और हमारे लिए नए कपड़े आएंगे। कि ऐसा भी हो सकता था कि इन्हें अगर बोनस साल भर हमें वेट नहीं करना पड़ता कि नए कपड़ों के लिए। तो ये चीजें उस छोटे से समय के दौरान थोड़ा सा मेरे माइंड में, थोड़ा सा बोलूंगी क्योंकि तब बहुत ज्यादा समझ नहीं था, छोटे से चीज एक मेरे दिमाग के अंदर ये चीजें चल रही थी। फिर जिस तरह से कॉलेज में स्टडी में अच्छी थी, तो कॉलेज मैंने किया और पापा का बहुत ही मन था कि तुम अच्छा कुछ करोगी, तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स से मैंने अपना ग्रेजुएट में एडमिशन लिया। सो शादी मेरी बहुत कम उम्र में हो गई थी, 19 इयर्स एज में मेरी शादी हो गई थी। और शादी के बाद डेफिनेटली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का। और मेरी जो, मैं हमेशा मेरे घर वाले स्पेशली बोलते हैं कि तुमने बहुत पुण्य किया था एक किसी जन्म में, शायद तो तुम्हें तुम्हारा जो लाइफ पार्टनर मिले मिस्टर महेश विश्वास जी के बारे में वो हमेशा यही बोलते हैं। तो काफी कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी। और शादी के दौरान, शादी के बाद हार्डली 1 महीने के बाद मैं फिर दिल्ली आ गई। और एक चीज में जब पढ़ती थी छोटे समय में बुक्स के अंदर, जब दिल्ली की बात आती थी कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, तो वहां पे कुतुब मीनार और बाकी लाल किला की पिक्चर्स देखते थे, तो वो समझ नहीं आती थी। वो पूरा लगता था कि लाल किला और कुतुब मीनार ही दिल्ली है। सो ये एक माइंड था। देन जब शादी के बाद 1 महीने बाद जब मैं दिल्ली आई, तो पहली बार अपने लाइफ के अंदर एक छोटी सी जगह से निकल के दिल्ली जैसे बड़े शहर में, और सब कुछ मेरे लिए बहुत अलग था, क्योंकि बिल्कुल सोच से बाहर था, सब कुछ सोच से बाहर था। समझ नहीं आता था कि क्या है ये, मतलब मैं कहाँ आ गई, क्या था। खैर जो भी है, सो इस तरह से लाइफ शुरू हुई दिल्ली के अंदर। जिस जगह पे हम रहते थे वहां पे भी बहुत ही अगर मैं बोलूं तो बहुत हाई फाई एरिया नहीं था। आप लोगों ने जो दिल्ली के रहने वाले हैं उन्होंने शायद उस नाम को भी वो जानते होंगे, शाहपुर जट करके एक जगह होती थी खेलगांव के पास। सो उस जगह में मैं, जो दिल्ली का मेरा पहला जो पड़ाव था शादी के बाद महेश जी के साथ, तो वहीं से शुरुआत हुई थी। सो जिस तरह से एक नॉर्मल लाइफ जो था सो वो स्टार्ट हो चुका था। बट कहीं ना कहीं जब आप घूमने जाते थे कहीं बाहर, उस दौरान हम जनरली सरोजिनी नगर में शॉपिंग करने जाते थे,
तो वहां भी जब जाते थे डिफरेंट चीजों को मैं जब देखती थी तो मेरे माइंड में वही पुराने ख्यालात आते थे कि जब मैं बचपन में थी, क्योंकि हम लोग इतना शॉपिंग नहीं कर पाते थे, खरीदारी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत लिमिटेड था। हम 5 भाई बहन थे और पापा अकेले जॉब करते थे। सो ये चीज जब मैं हर बार जाती थी तो वो मेरे अंदर ऐसे हो गया था कि कुछ भी खरीदने से पहले अगर मर्जी बोलते भी थे कि तुम ये ले लो कोई बात नहीं, तो मैं वहां पे 2 बात सोचती थी, नहीं नहीं ये महंगा है, मैं उसका टैग देखती थी, नहीं नहीं ये महंगा है रहने दो। तो ऐसे करके खैर जो भी हुआ थोड़ा बहुत ऐसे चलता रहा। फिर मैं काफी समय अपने ट्रेनिंग पे भी ये चीजें बोलती रहती हूँ। जब अपने घर से उस जहाँ पे सापुर जाट जहाँ पे हम रहते थे, वहां से जब हम सरोजनी नगर की तरफ जाते थे, रास्ते में काफी बड़े बड़े एरियाज आते थे, जैसे उसमें बड़े बड़े कोठियां होती थी। तो मैं जब ऑटो में, पहले तो हम ऑटो में ही जाया करते थे क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं था। सो ऑटो में जब जाते थे हम, तो मैं कोठियों को बिल्कुल बड़े ध्यान से देखती थी। तो इस तरह से कुछ दिन बाद स्कूटर आ गया हमारे पास, और वो भी अपना नहीं था, कंपनी की तरफ से, जहाँ पे हमारे साथ जॉब करते थे वहीं से उनको एक स्कूटर मिला हुआ था। तो जब स्कूटर्स में जाते थे तो अगेन उन्हीं जगहों को, उन बड़े बड़े कोठियों को मैं बड़े ध्यान से देखती थी कि कितनी किस्मत वाले हैं ये लोग जो यहाँ पे रहते हैं। इन्होंने जरूर किसी जन्म में बहुत पुण्य किया होगा कि आज ये इतने बड़े बड़े घर के अंदर रहते हैं। और पता नहीं इसके अंदर कितने बड़े कमरे होते होंगे, यहाँ पे लोगों का रहन सहन कैसा होगा, किस तरह से लाइफस्टाइल होगी, क्योंकि समझ से बाहर थी। क्योंकि सपनों का परिभाषा तो यही था कि रात को सोने के लिए भगवान हमारे दिमाग में कुछ सपने दे जाते हैं और सवेरे वो खत्म हो जाती है। सपने तो देखने के लिए, बस सिंपल एक देखने के लिए होता है। सो बट मैं देखती जरूर थी और दिल में बहुत वो था कि कभी ना कभी मेरे पास भी ऐसा ही कुछ होगा, कभी ना कभी मेरे पास ऐसा कुछ होगा, और उसके लिए अगर मुझे कभी कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर कुछ ऐसा करूंगी जिसके लिए कि ये चीज मुझे मिल पाए। सो ये थोड़ी सी धीरे धीरे चीजें अंदर जाती रही। फिर लाइफ इसी तरह से आगे थोड़ा सा अप एंड डाउन के हिसाब से चलता रहा। फिर वहां से हमने शिफ्ट किया मदनगिर के एरिया में। मैं इस चीज को स्पेशली इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि इसका पीछे एक बहुत बड़ी कारण है, एक बहुत बड़ी, क्योंकि मैंने शुरू से बोला है मैं बात करूंगी आज ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं मोटिवेशन से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा कि मैं ये चीजें जो बोल रही हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखेगा सभी के लिए, क्योंकि ये मेरे जिंदगी के अंदर बहुत बदलाव लेके आया था। सो जब हम मदनगिर के अंदर शिफ्ट हुए, उसका मेन कारण था कि मदनगिर के एरिया में हमें जो रेंटेड अपार्टमेंट चाहिए था वो थोड़े कम प्राइस में मिलता था, क्योंकि उस दौरान खेलगांव काफी डेवलप हो चुका था। तो सापुर जाट में जो कॉस्ट थी हाउस की, रेंटेड अपार्टमेंट की, थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो हमें थोड़ा सा सस्ते में चाहिए था, क्योंकि उस दौरान सर की जो सैलरी थी, फिर 1 से हम 2 हो गए थे, हम हस्बैंड वाइफ दोनों हो गए थे, थोड़े छोटे मोटे खर्चे भी बढ़ गए थे, तो हमें थोड़े से कम रेंट वाले हाउस में जाना था। तो हमने मदनगिर पे मूव कर लिया, कुछ साल वहां पे रहे। फिर 2-3-4 साल के बाद फिर भगवान की मेरे पे दूसरी कृपा हुई। मेरा बेटा आयुष्मान का बर्थ हुआ तब। तो लाइफ वही चल रही थी, कुछ बदलाव ज्यादा नहीं आया था, वही जॉब था। तभी भी हमारे पास एक स्कूटर ही था जो हमने, बट वो स्कूटर हमने अपना था, हमारा अपना था, हमने परचेज किया था, बट स्कूटर ही था और लाइफ मदनगिर में ही ऐसे ही चल रही थी। बट एक बात बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं घर जाती थी कोई मुझे पूछता था तुम कौन से दिल्ली में कहाँ पे रहते हो, तो पता है मैं क्या बोलती थी? मैं मदनगिर नहीं बोलती थी, मैं बोलती थी साकेत में रहते हैं। उसका कारण भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता था, जो लोग मुझे पूछते थे उनको नहीं पता था कि मदनगिर और साकेत में कितना डिफरेंस है। अगर वो दिल्ली के लोग हैं तो डेफिनेटली उनको पता है, बट जब मैं उड़ीसा जाती थी, घर जाती थी, जब वो पूछते थे तुम कहाँ पे रहते हो दिल्ली के अंदर, तो मैं साकेत बोलती थी, क्योंकि मुझे पता था मदनगिर और साकेत में कितना फर्क है, दोनों जगहों में कितना फर्क है। तो ये चीजें पता नहीं वो एक अचानक मेरे से निकलता था या क्या था, बट क्योंकि साकेत के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता था। जनरली जब हम शॉपिंग तो नहीं बोलूंगी, वहां पे एक बहुत बड़ी मॉल हुआ करती थी, सिलेट सिटी वो कहते हैं उसको, अभी भी है। सो कभी अगर कहीं घूमने जाने का मन करता था तो सर उस मॉल के अंदर ले जाते थे कि चलो घूम के आते हैं, शॉपिंग करने नहीं जाते थे, मॉल के अंदर घूमने जाते थे। सर मुझे घूमने लेके चले जाते थे वहां पे, चलो घूम घाम के वहां पे आएंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ऐसी जगहों पे, तो हम दोनों घूमने के लिए चले जाते थे उस मॉल के अंदर। बट
फ्रेंड्स मैं क्लियरली बताऊं, जब मैं उस अंदर जाती थी, उस मॉल के अंदर जाती थी, बड़े बड़े स्टोर्स होते थे, बहुत ही हाई फाई चीजें, लोग जो शॉपिंग करते थे, जो वहां पे जो लोग होते थे, घूमते थे, फिरते थे, वो अलग ही मुझे लगा पहली बार कि दिल्ली एक अलग जगह है। जिस दिल्ली में मैं रहती हूँ वो अलग है, और ये जो एरिया है ये अलग है। सभी बड़े बड़े गाड़ियों के अंदर, और उनके पहनावा, उनके कपड़े, सब कुछ, एवरीथिंग बहुत अलग था। वहां पे मेरे दिमाग में वही पुरानी बात आने लगी कि शायद ये बहुत किस्मत वाले लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, शॉपिंग करते हैं, या फिर ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है, तभी उनको ये इतनी अच्छी लाइफ मिली हुई है। इन्होंने जरूर पिछले जन्म में बहुत अच्छा कुछ किया है, बहुत पुण्य किया है, तो उनकी एक अच्छी लाइफ मिली है और ये इतनी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। हम यहाँ पे बस घूमने आए थे और देख के लोगों को फिर हम चले जाया करते थे। तो ये जो छोटी छोटी मेरी पड़ाव थी अपने सपनों की तरह, अपने अंदर एक बदलाव लाती थी मैं, अपने एक सोच की तरफ जाती थी मेरी, जो मैं जैसे इन चीजों को देखती थी, एक अलग सोच की तरफ मैं मूव ऑन करती थी। सो इस तरह से धीरे धीरे शुरू हुआ चीजें। आयुष्मान के जन्म के 1 साल के बाद शायद मेरी वो सोच कहीं ना कहीं, मैंने बोला मैं ग्रेटिट्यूड को बहुत मानती हूँ, सो कहीं ना कहीं वो मेरी सोच, या मेरी कभी जो एक अभी भी जो मैंने बोला कि मैं पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा, तो वो मेरी सोच भगवान के पास पहुंच गई, और जाने अनजाने में हमारे जिंदगी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एंट्री हो गई। सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरी जो नॉलेज थी बिल्कुल जीरो थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, क्या नहीं होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। ये मेरे लिए एक ऐसा पंछी था जिसका जिंदगी में मैंने कभी नाम सुना नहीं था, ना ही देखा था, ना कुछ किया था। बट हाँ, सर ने आके मुझे बोला कि ऐसी ऐसी एक चीज है और मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। जब मुझे कोई समझ ही नहीं है तो मैं क्या बता सकती हूँ। और एक शुरुआत से एक बिलीव थी उनके ऊपर कि वो जो भी करेंगे, जो भी वो करेंगे, हमारे लिए अच्छे के लिए ही करेंगे। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, बट वो जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी करेंगे, हमारे अच्छे के लिए ही होगा। सो मेरी वहां पे राय कुछ रही नहीं, बस मैंने वही इनको मैं सर को यही बोला कि चलिए, आपको अगर लगता है, या आप, क्योंकि मेरी कोई इसमें कुछ, मुझे कुछ नहीं पता है, अगर आपको लगता है कि ये जो भी है आप हमारे अच्छे के लिए ही है, तो डेफिनेटली आप जो करना चाहें करिए। और मेरी तरफ से, क्योंकि मैं इन चीजों पे बहुत नई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, तो मेरी तरफ से मैं आपको जो छोटा मोटा सपोर्ट चाहिए होगा मैं वो कर सकती हूँ। तो सर ने बोला चलो ठीक है। तो इन दौरान सर उसके अंदर भी धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगे। और सर का जो मेन कारण था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने की और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने की, सर ने अपने हर मीटिंग और ट्रेनिंग के अंदर वो बताते हैं। वो बहुत ही एक इमोशनल कारण था जिसके चलते वो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो आए। और क्योंकि मुझे इतना तजुर्बा नहीं था, कुछ पता नहीं था, तो मैंने भी उन्हीं के जो बोलते हैं पद चिन्ह को फॉलो करना चाहा कि मैंने कहा नहीं, जो जैसा ही आप सोचेंगे वो सही होगा। सो इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग हमारी जिंदगी के अंदर एंट्री हो गई। नई नई चीजें हर बार वो सीखते थे, क्योंकि तब मैं आयुष्मान बहुत छोटा था, सो मेरा तो पॉसिबल था ही नहीं, और मुझे उस चीज के बारे में कुछ पता भी नहीं था। सो मैं थोड़ा सा मतलब फिजिकली या फिर उस भी चीज में दूर रहती थी। और दूसरा, क्योंकि मैं एकेडमिक ग्राउंड में काफी स्ट्रांग थी, तो मैं सोचती थी कि मेरे लाइक कोई चीज मिल जाए, मैं कोई टीचिंग कर लूं, कहीं स्कूल में जॉब कर लूं, ट्यूशंस कर लूं, तो ये चीजें मेरे माइंड में ज्यादातर जाता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेरी जो बैकग्राउंड थी उसके हिसाब से। बट सर हमेशा जाते थे, सुनते थे, और बीच में कुछ सीडीज लेके आया करते थे और वो सुनते थे। तो मुझे अभी भी याद है, एक दिन वो 2-3 सीडीज लेके आए थे, और तब हमारे पास एक कंप्यूटर हुआ करता था, डेस्कटॉप जो बड़ा सा कंप्यूटर होता था। तो सर वहां पे सुनते थे, तो मैंने आके उनको पूछा कि आप क्या सुन रहे हो। तो सर ने बोला ये एक ट्रेनिंग है। मैंने कहा किसके बारे में है। ना जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसी के बारे में है, सिखाया जाता है, हमें बताया जाता है, ये सारी चीजें हैं। मैंने कहा ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं, क्योंकि सर लगा रहे थे तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे कान में भी ईयरफोन दे दिया। तो मैंने कहा ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं ये कौन है। तो सर ने बोला ये एक बहुत ही यंग सा लड़का है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं, और उनकी बहुत एक्सपीरियंस है इसके अंदर। तो फिर मैंने बोला उनका नाम क्या है। तो सर ने बोला उनका नाम प्रीतम सिंह रावत है। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने सबको एक बात बोली, अच्छा ठीक है, प्रीतम सिंह रावत जी का तो सीडी आ गया, आपका कब आएगा। सर ने बोला अभी तो मैंने शुरुआत करी है, और ये बिजनेस ऐसा नहीं है, और तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम धीरे धीरे जब सीख जाओगी, समझ जाओगी, तब पता चलेगा। बट हाँ, डेफिनेटली कभी ना कभी तो जरूर आएगा, क्योंकि ये वो बिजनेस है
डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है, वो सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर लाएगा। हो सकता है कभी मेरी भी सीढ़ी आ जाए। तो इस तरह से मजाक से वो हम दोनों की बात वहीं पे खत्म हो गई। फिर धीरे धीरे जिंदगी चलती रही, थोड़ा बहुत वहां पे, क्योंकि वो चीज स्पेशली अगर मैं अपने बारे में बोलूं, मेरी तो मैंने शुरू से बोला मेरी इतनी नॉलेज नहीं थी, पर सर के लिए भी वो बहुत ही नया था। सो डेफिनेटली उसके अंदर वो एडजस्ट होने लगे। फिर थोड़े सालों बाद उन्होंने अपने जॉब को छोड़ के कंप्लीटली फुल टाइम इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया। तो उस दौरान हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम हमने फेस किया। सो ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने फिर सोचा कि नहीं, अब मुझे जॉब करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों से ही घर चलेगा। अगर वो जॉब छोड़ के इसके अंदर आ चुके हैं और ये हम दोनों हमारी फैमिली के लिए ही कर रहे हैं, हमारी फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं, जिस तरह से वो बोलते थे। तो अगर वो फुल टाइम में आ चुके हैं और बिजनेस को ग्रो करते हुए थोड़ा सा समय लगता है, जैसे कि वो हमेशा मुझे बोलते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे बहुत बड़ी कहीं जॉब मिल जाएगी, बट छोटी मोटी अगर कुछ भी थोड़ा बहुत मेरी तरफ से एक हाउस होल्ड में कहीं मैं हेल्प कर पाऊँ उनके साथ, तो मैं उस चीज के लिए फिर मैं अपने आप को तैयार किया मैंने जॉब के लिए, जो कि मैं टीचिंग के प्रोफेशन में मैं जाना चाहती थी। सो मैंने टीचिंग जॉब मैंने स्टार्ट किया। बहुत ज्यादा सैलरी नहीं था, हार्डली 6-7 हजार की मेरी सैलरी थी, क्योंकि मैं जो भी स्टूडेंट्स थे वो काफी, उनके पेरेंट्स जो थे काफी मेरे से बहुत इंप्रेस थे, तो कुछ ट्यूशंस भी मैं कर लेती थी। तो ये अप्रोक्सीमेटली लेके चलिए 8-10 हजार की मेरी जो महीने की जो इनकम इसी तरह से होती थी। बट सर अपने आप को 100% उस दौरान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डाल चुके थे, सीख रहे थे, कर रहे थे, अपने सीनियर्स प्रीतम सर को फॉलो कर रहे थे, सारे ट्रेनिंग मीटिंग, इवन बच्चे की बर्थडे भी आए उस दौरान उनके न्यू थे। बट एक बात मैं बोलूंगी कि उस दौरान भी वो यही बोलते थे कि नहीं, अगर आज मैं अगर सेम डे कभी अगर ऐसे ही कोई इंसिडेंट, ऐसे ही कोई इवेंट होता था, तो वो कहते थे कि नहीं, अगर आज मैंने इस इवेंट को मिस करके घर के बर्थडे में या एनिवर्सरी में रह गया, तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। सो अगर मैनेज हो सकता है, हम इस इवेंट को कल, हम इस जो एनिवर्सरी है या बच्चे का बर्थडे है, हम शाम को कर लेंगे, या किसी तरह से एक दिन पहले कर लेंगे, या फिर इसी तरह से कुछ वो करके वो रेगुलरली डेडिकेटली फॉलो करते थे। फिर ऐसा भी समय आया, डेफिनेटली उस दौरान एक नई चीज के अंदर हम आए थे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और धीरे धीरे जैसे वहां पे भी उस पुरानी कंपनी के अंदर भी रिकॉग्नाइजेशन के फंक्शंस होते थे, तो धीरे धीरे मैं जाने लगी। आयुष्मान जैसे 2-3-4 साल का हो गया, तो मैं उनके साथ भी सर के साथ जाने लगी, देखा, मैंने समझा। और उस दौरान स्टेज के अंदर जब प्रीतम सर और कुछ लोग हैं जब स्टेज पे बोलते थे, बहुत अच्छी बातें बहुत अच्छी लगने लगी। तब वो सपना जो मैं पहले बचपन में देखा करती थी, तब लगा कि नहीं, मम्मी जब कभी कभी बोलती थी दिन के सपने पूरे होते हैं, तो शायद ये वो है जो मेरे सपने पूरे जरूर होंगे इसके अंदर। सो डेफिनेटली सर को मैंने मोरली जितना सपोर्ट करना था, क्योंकि जैसे मैंने बोला आयुष्मान छोटा था, सो और मैं भी अपने स्कूल के जॉब के अंदर लग गई थी, तो मैंने मोरली उनको जितना सपोर्ट करना था अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है, हमेशा कोशिश भी की थी। सो इस तरह से स्टार्ट हुआ। बट एक बात मैं बोलूंगी, वहां पे भी हम मदनगिर के अंदर ही थे, हमें उस कंपनी के अंदर भी 8 साल हो चुके थे, 9 साल हो चुके थे, और हम उसी मदनगिर के एरिया के अंदर ही घूम रहे थे। कहीं पे 500-600 हजार रुपए रेंट ज्यादा हो जाती थी, तो लगता था कि चलो यहाँ पे तो इस गली से उस गली चले जाएंगे। हमने उसी के अंदर 4 मकान बदल दी, थोड़े थोड़े गैप के अंदर बदल दी, यही सोच के कि चलो इस गली में लोग, मतलब मैं प्लीज अगर कोई है उसको अंदर अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे वहां पे घुटन होती थी। मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरा पर्सनल बात है, मुझे वहां पे घुटन होती थी। तभी मैं लोगों को बोलती थी कि हम मदनगिर नहीं, हम साकेत के अंदर रहते थे। आजू बाजू जो भी लोग रहते थे, जब उनके घर में झगड़े या गाली गुलज होता था, तो मुझे तकलीफ होती थी। मैं एडजस्ट नहीं कर पाती थी दरवाजा बंद करके कि चलो उनके घर पे हो रहा है तो मुझे उससे क्या, बट मुझे तकलीफ होती थी, नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। कल को मेरा बच्चा बड़ा होगा, वो क्या सीखेगा, वो क्या जानेगा, क्या लाइफ होगी उसकी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो इस तरह से हम आगे 1-2 गली, 3 गली, 4 गली इस तरह से करते गए, बट उसी मदनगिर के अंदर रेंटेड अपार्टमेंट में ही घूमते रहे। और तब तक दूसरी कंपनी में हमें 9 साल हो चुके थे। ऐसा नहीं कि वहां पे इम्प्रूवमेंट नहीं था या हमारी एक अच्छी पे चेक नहीं थी,
थी, बट कहीं ना कहीं वहां पे भी वो चीज नहीं मिल पा रहा था हमें जो हम लिटरली चाहते थे। जिस जॉब को हमने क्विट कर दिया था, जो लाइफस्टाइल के लिए हम आए थे, वो लाइफस्टाइल नहीं मिल पा रही थी वहां पे। कुछ दिक्कतें उस कंपनी के अंदर भी थी, कुछ मैनेजमेंट की तरफ से था, और क्योंकि वो एक जैसे बोलते हैं दो टांग वाली कंपनी होती है, बाइनरी कॉन्सेप्ट का था, तो उतना ग्रोथ नहीं हो पाया जो हम चाहते थे। और क्योंकि आयुष्मान भी बड़ा हो गया था, हमारे खर्चे भी बड़े हो गए थे। और एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, इसको सुनिएगा, ये बिल्कुल दिल को छूता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी उस दौरान हमारे पास स्कूटर हुआ करता था। सो जो मदनगिर का जो एरिया है, एक बीच में काफी वाइड रोड जाती है, रोड की उस तरफ जो है बिरला विद्या निकेतन की स्कूल होती है, और उसमें काफी वो अभी भी उसका काफी रेपुटेशन है दिल्ली के अंदर। उस दौरान तो बहुत ज्यादा वो रेपुटेड स्कूल हुआ करता था। लोग ये सोचते थे कि अगर बिरला विद्या निकेतन में मेरे बच्चे की एडमिशन हो जाए तो बस वारे न्यारे हो गए। सो जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे, हम लोग स्कूटर्स में जाते थे, स्कूटर के, तो फिर जब उसी जो रूट था वो उसी स्कूल के सामने से होके हम जाते थे। सो ऐसे ही जाते समय एक दिन चेकअप के लिए मैं जा रही थी सर के साथ, तो मैंने सर को अचानक से पूछा कि ये स्कूल जब हमारा बच्चा होगा तो हम ना इसी स्कूल में उसकी एडमिशन कराएंगे। सर ने बोला तेरे दिमाग ठीक है, तुम्हें पता है स्कूल में कैसे कैसे लोगों के बच्चे एडमिशन मिलता है किस तरह से? मैंने कहा कैसे? ना जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो रिच फैमिली के लोग होते हैं, उन्हीं के बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। और बहुत मतलब यहाँ का जो एडमिशन चार्ज है वो भी बहुत ज्यादा है, और जो स्कूल है वो भी काफी रेपुटेड है। बट फिर भी मैं सच बोल रही हूँ, मेरी दिल की बात है। बट फिर भी मैं स्कूल को देखते हुए जाती थी, जैसे कि कभी बड़े बड़े कोठियों को देखते हुए जाती थी, मेरा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा, यही सोच के मैं जाती थी कि नहीं मेरा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा। उस दौरान मेरे मम्मी पापा के पास वो मौका नहीं था। वो जो जितना भी उनका सक्षम थे, उन्होंने हमें एक अच्छी लाइफ दी थी, अच्छे संस्कार दिए थे, अच्छे एजुकेशन दिया था, बट वो लाइफ नहीं दे पाए थे शायद, जो एक अलग दुनिया की, मतलब एक अपर का लाइफ होती है। बट मैं अपने बच्चे के साथ मैं ये नहीं कर सकती थी। तो इस चीज को मैं देखते हुए जाती थी, और यही था कि नहीं मेरा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा। और चमत्कार देखिए उस भगवान का, मैं बोलती हूँ ग्रेटिट्यूड और ऊपर वाले की दुआ। अगर ऊपर वाले की दुआ हो तो नीचे वाले आपके कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। सो जब आयुष्मान 3 साल का हुआ तो उस दौरान उसके जो स्कूल्स के इंटरव्यू हुए, माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, आयुष्मान का फर्स्ट सिलेक्शन बिरला विद्या निकेतन से ही आया था, और वो मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुआ था। ऐसा नहीं कि हमने कुछ डोनेशन देके वहां पे किया था, उसने इंटरव्यू दिया था, हमारी भी उस दौरान इंटरव्यू हुई थी, और आयुष्मान फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्ट हुआ था। तो ये चीजें हैं, अपने अंदर बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन की जो चीजें होती है, सोच की जो बदलाव होती है, ये हमें स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती जाती है। तो इस तरह से लाइफ जाता रहा, जैसा भी वो पुरानी कंपनी में थे, थोड़ा बहुत धीरे धीरे सेटल होने लगे। बट कहीं ना कहीं एक ऐसा दौर आया जहां पे हमें मजबूरी में उस पुराने कंपनी से पीछा छुड़ाना पड़ा। जिस तरह के से मैंने आपको बोला, कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज होते थे, कुछ प्रोडक्ट्स रिलेटेड इश्यूज हुए थे, देन 9 साल करने के बाद भी उस इनकम तक हम पहुंच ही नहीं पाए थे जो हमने सोचा था कि हाँ शायद 9 साल में या 5 साल 6 साल 7 साल के अंदर हम इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और भगवान जो हम कभी कभी जब कोई एक इंसिडेंट ऐसे होता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि पता नहीं भगवान ने क्या सोच के मेरे साथ ऐसा किया, बट कहीं ना कहीं उस ऊपर वाला कुछ तो आपके लिए अच्छा सोचता है। शायद वो कुछ तकलीफें भी आपके जिंदगी के अंदर लेके आता है, ताकि आप उसमें से निकल के किस तरह से एक बेहतर लाइफ के अंदर जा सकते हैं, वो सीख हमें वहीं पे मिलती है। सो मजबूरी में उस कंपनी को छोड़ना पड़ा, और सर ने ऑलरेडी जॉब छोड़ चुके थे। अब हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम था वो अगर जीरो भी बोले तो भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो स्कूल की आमदनी थी वो इतनी भी नहीं थी। बट कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीजें हमें कंप्रोमाइज भी करना पड़ा, हमने काफी चीजों को मैनेज भी किया, जो कि सर जनरली बोलते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड्स यूज किए अपने रोजमर्रा के खर्चे उठाने के लिए, रेंट भरने के लिए, और क्योंकि ये दौर उस समय था जब हमें
एक बहुत बड़ी बदलाव के अंदर शायद भगवान ने हमारे लिए रखा हुआ था, और हमें एक बहुत बड़ी बदलाव के अंदर जाना था। तो उससे पहले जो तकलीफें थी वो भगवान ने अब हमारी जिंदगी के अंदर ले आए थे। कोई बात नहीं, ये थोड़े दिन के बाद फिर वही अगेन प्रीतम सर के थ्रू, क्योंकि उससे पुराने कंपनी के अंदर भी आशीष सर, महेश सर एंड प्रीतम सर, ये तीनों मिलके बहुत अच्छी तरीके से काम करते थे। तो जब नए कंपनी के तरफ जाने लगे, सेम वही प्रीतम सर के थ्रू और आशीष सर, महेश सर, तीनों इन्होंने अपने लाइफ के अंदर एक और डिसीजन लिया कि लाइफ को किस तरह से और हम बेहतर बना सकते हैं। मिस्टेक सभी से होती है, कोई बात नहीं, इससे हम क्या सीख लेके आगे मूव ऑन कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है, ये बहुत मायने रखता है। सो इस तरह से हम आगे बढ़ते गए। देन एक बात मैं शेयर करूंगी, एक बार सर आए थे, सर संडे को ऐसे कहीं गए हुए थे, सवेरे से गए हुए थे और शाम को आए, फिर आके मुझे बोलने लगे, पता है आज मैं किससे मिलने गया था। मैंने कहा, किससे मिलने गए थे? आप मॉर्निंग से गए हैं और किससे मिलने गए थे? ना सिद्धार्थ सिंह। मैंने कहा, कौन है ये सिद्धार्थ सिंह? ना वो एक कंपनी है, वेस्टीज नामक एक कंपनी है, वो वहां पे वो वहां पे हैं, जॉब मतलब काम करते हैं, और वो काफी अच्छे पोस्ट पे, मतलब काफी अच्छे लेवल पे हैं वो। सो मैंने कहा, तो क्या हुआ इसे? ना नहीं पता है उनकी इनकम क्या है। मैंने कहा, कितनी है? 18 लाख पर मंथ। मुझे कुछ समझ बिलीव ही नहीं हुआ। मैंने कहा 18 लाख ऐसा थोड़ी होता है ना। हाँ सच में, मैं उनसे मिलके आया हूँ, उनका जो पर मंथ का इनकम है वो 18 लाख है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, मैंने कहा क्या, क्योंकि सर को भी पता था जो मेरी कमजोरी थी, वो घर था, वो माहौल था। सर ने बोला, पता है उनके पास और एक चीज है। मैंने कहा क्या? ना बहुत बड़ा एक महल जैसा घर है। मैं सच बोल रही हूँ फ्रेंड्स, वो 18 लाख मुझे इतना क्लिक नहीं किया था जितना वो घर मेरे दिमाग में घुस गया। मैंने कहा कितना बड़ा घर था ना, बहुत बड़ा, बिल्कुल महल जैसा घर है उनके पास, बहुत सारी गाड़ियां हैं। मुझे गाड़ियों का कोई समझ नहीं आया, मुझे वो 18 लाख समझ नहीं आया, बट मुझे वो घर के बारे में बिल्कुल, मैं उसके अंदर बहुत इमोशनल हूँ। तो मुझे फिर मैंने उनसे बात की, तो फिर ऐसे कुछ उसके बाद सर ने अगेन सिद्धार्थ सर से मिले, देन प्रीतम सर और आशीष सर सब मिलके इन्होंने अगेन एक अपने जिंदगी के अंदर एक अच्छा डिसीजन, एक बहुत बड़े फ्यूचर की तरफ, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ डिसीजन लिया, और वेस्टीज के अंदर हमने कदम रखा। और सबसे बड़ी बात, वेस्टीज के अंदर आने के क्योंकि हम बाइनरी कॉन्सेप्ट से आए थे, तो बिगिनिंग में वेस्टीज में हमें थोड़ी सी दिक्कतें हुई, हमें थोड़ी सी इश्यूज हुई। कुछ हमारे पुराने लोग थे जो बाइनरी कॉन्सेप्ट से आए थे, वो वेस्टीज के साथ कोप अप नहीं कर पाए, तो इस तरह से हमारी जो टीम साइज थी वो थोड़ी सी कम होने लगी, इनकम डाउन होने लगा। तो इस तरह से हमने जिस तरह से भी कुछ ऐसे करके इन चीजों को मैनेज किया और मूव ऑन करते रहे, क्योंकि हमें पता था कि हम ये एक्सपीरियंस हम ऑलरेडी एक इंडस्ट्री के साथ करके आ चुके थे। अब जो मिला है वो हमारे बेहतरीन के लिए मिला होगा। और क्योंकि सर वेस्टीज के बारे में सब कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन लेके आ चुके थे और इतनी अच्छी ग्रोइंग स्टेजेस पे थी, तो हमें उसके ऊपर 110% बिलीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वेस्टीज को बिलीव नहीं करने का कोई ऑप्शन नहीं था। हम सामने लोगों को देखते थे और उस बिलीव को अपने अंदर लाने में मजबूर थे कि ये हमारी जिंदगी अगर बदल सकती है तो यही वो राइट प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह से चलता रहा, धीरे धीरे थोड़ी बहुत ग्रोथ होती रही, कुछ दिक्कतें आती थी, फिर उसे हम ओवरकम करके, और सबसे बड़ी जो एक चेंज हमने अपने जिंदगी के अंदर लाई, सबसे बड़ी चेंज की मैं बात करती हूँ, बदलाव की बात कर रही हूँ, वो था 2015 के अंदर। बहुत हो चुका था, हम उस मदनगिरी के डिफरेंट गली के अंदर रेंटेड अपार्टमेंट में घूम रहे थे। फर्स्ट टाइम हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब यहाँ पे और नहीं रहना है, यहाँ से मूव ऑन करना है, यहाँ से हटना है। तभी जाके जो नए एक सपनों की दुनिया में बोलूं, या फिर एक नए फ्यूचर, भविष्य की तरफ जब हम आगे, सुनहरे भविष्य की तरफ जब हम सोच रहे हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी हमें अपने आप को पुश करके आगे लेना बहुत जरूरी है। अब इस माहौल के अंदर हम नहीं अपने आप को वो कर सकते हैं। तो इस तरह से 2015 के अंदर हम नोएडा में शिफ्ट हुए, और वो घर था 3 BHK अपार्टमेंट सेक्टर 51 के अंदर, बिल्कुल नोएडा सिटी सेंटर के फ्रंट में वो अपार्टमेंट है, गेटवे अपार्टमेंट। 3 BHK का घर था और 1700 स्क्वायर फीट, और उसकी जो रेंट थी उस समय 22,000 की रेंट थी। 20,000 से शुरुआत हुई थी, और जब हम वहां पे 2 साल रुके थे तो उसकी जो रेंट थी वो 22,000 की रेंट थी।
ये बात मैं बोल दूं फ्रेंड्स, उस दौरान हमारी इतनी भी इनकम नहीं हो गई थी कि हम अचानक से 22,000 की रेंट पे आ जाए, बट हमने वो डिसीजन लिया, वो रिस्क लिया, क्योंकि हमें अपने जिंदगी के अंदर बदलाव चाहिए था, वो सपने चाहिए थे जो हम, उसी के लिए हमने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया था, अपनी जॉब छोड़ दी थी, और जो सपने बचपन से हमें उसकी परिभाषा समझ में नहीं आई थी और समझ आने लगी तो हम उसके लिए और कंप्रोमाइज करने के मूड पे थे नहीं। तो इस तरह से फिर नोएडा के अंदर हमारी एंट्री हो गई, और हार्डली 2 महीने के अंदर, सॉरी, हार्डली 2 साल के अंदर एक और चमत्कार हुआ। मैं हमेशा बोलती हूँ वेस्टीज के अंदर चमत्कार होता है, मैं बहुत समय ये चीजें बोलती हूँ और उस ऊपर वाले को हमेशा ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलती रहती हूँ कि सच में चमत्कार होते हैं। और वो चमत्कार था 2016 दिवाली के धनतेरस के दिन। उस दिन को शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती हूँ। उससे पहले एक छोटी सी वाकया आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 2016 जून के अंदर, क्योंकि वेस्टीज के, जब वेस्टीज हमारे जिंदगी के अंदर आई तब आयुष्मान ऑलरेडी क्लास 8 से, जब हम नोएडा के अंदर शिफ्ट हुए, तो जब नोएडा के अंदर शिफ्ट हो गए थे तो आयुष्मान क्लास 8 में पहुंच चुका था, तो थोड़ा बहुत मैं मैनेज कर लेती थी। सो मैं थोड़ी बहुत, मेरी इन्वॉल्वमेंट सर के साथ शुरू हो गई थी, छोटे कभी कभी किसी प्रोग्राम पे जाना, चले जाना, मैं चीजों को मैनेज कर लेती। आयुष्मान को साथ लेके ही चलती थी मैं, तो इस तरह से, क्योंकि वो बड़ा हो गया था, डिस्टर्बेंस नहीं करता था, तो साथ उसमें उसे अपने साथ लेके मैं जाया करती थी। सो ऐसे ही एक प्रोग्राम था, उस समय मेरी जो सिस्टर थी वो आई हुई थी नोएडा के अंदर, तो मैंने दीदी के पास आयुष्मान को छोड़ा। और उस समय मैं किस्मत, वो मेरी, मैं बोलती हूँ ना, एक समय होता है जब आपकी किस्मत बदलती है, बस उस समय की इंतजार करना बहुत जरूरी है। सो जून के अंदर सर की, सिद्धार्थ सर की एक एमएमआई की एक वर्कशॉप हुआ था, एक दिन का वर्कशॉप था। तो सर ने मुझे बोला एक काम करो, तो दीदी तो है और आयुष्मान को छोड़ के तुम भी चलो मेरे साथ वो अटेंड करने के लिए। सो मुझे भी बहुत मन था, क्योंकि इससे पहले मैंने सिद्धार्थ सिंह कौन है मैंने कभी नहीं देखा था, उनको फिजिकली कभी नहीं देखा था, फोटोज में देखे थे, बट सिद्धार्थ सिंह एक्चुअल में कौन है, जो सुनती थी मैं सर से, लोगों की जिंदगी बदलते हैं, वो जो बोलते हैं ना मिजाज टच, जो किंग हुआ करता था, किसी को भी छू ले और सोने की बन जाती थी, तो वो इंसान थे, वो जो लोगों की जिंदगी बदलते थे, लोगों को मतलब एक आम इंसान को खास इंसान बना देते थे। तो वो एक फीलिंग मेरे माइंड में थी, तो मेरा था कि मुझे जरूर जाना है और सर से मिलना है। सो इसीलिए मैं सर के साथ उस दिन एमएमआई में जाने के लिए मैं तैयार हो गई और हम लोग गए। उस दौरान सर एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जो आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग, सभी लोगों ने आपने उनके उस प्रोग्राम को जरूर अटेंड किया होगा। सो ड्यूरिंग दैट टाइम सर की जो एक्सरसाइज थी, सर ने ये बोला आप अपनी आंखें बंद करिए और 3 वो चीजों को आप अपने मन के अंदर लेके आइए, इंटरनली बाय हार्ट, उन चीजों को जो आप लिटरली पाना चाहते हैं आप लाइफ के अंदर, उन चीजों को लेके आइए, आंखें बंद करिए और उस परमात्मा को जिसको आप मानते हैं उनके पिक्चर के साथ आप वो 3 चीजें लेके आइए। और वो 3 चीजें थी, मेरा सबसे पहला, नोएडा के एक अच्छे पॉश एरिया में मेरी एक 3 BH का घर होना चाहिए, एक ब्लैक कलर की एक लग्जरी गाड़ी, जो कि जनरली मेरे माइंड में जो पिक्चर बना था उस दौरान मर्सिडीज या फिर BMW होनी चाहिए। एंड थर्ड जो था कि मैं किसी फॉरेन, स्पेशली अगर बोले किसी नहीं बोलूंगी, स्विट्जरलैंड के अंदर हम तीनों एक छुट्टी मना रहे हैं, वो तीनों पिक्चर मेरे माइंड में आए थे। और चमत्कार देखिए फ्रेंड्स, उसी साल 2016 की ही मैं बात कर रही हूँ, दिवाली के दौरान धनतेरस के दिन मैंने सिद्धार्थ सिंह जो हैं उनको कभी सामने से नहीं देखा था। अचानक रात के 12 बजे डोरबेल नॉक हुआ और सर से शायद बात हुई होगी, मैं सर से दरवाजा, सर ने मुझे बोला जाके देखो, दरवाजा खोलो, मैंने खोला तो सिद्धार्थ सर सामने खड़े थे। मेरे लिए आज का दिन जैसे मेरे जिंदगी में एक सुनहरा अक्षर अगर मैं बोलूं तो कम नहीं होगा, तो वो दिन भी मेरे लिए ऐसा ही था। कुछ सर अंदर आए, मेरे समझ में नहीं आया, कुछ बातें हुई, थोड़ा बहुत उन्होंने विश किया दिवाली के लिए। एंड में उन्होंने एक बात बोला कि नेहा तेरी कोई एक ऐसी दिल में कोई एक ख्वाहिश है, उसको बता। मैंने कहा सर मुझे एक घर चाहिए, 3 BH के घर चाहिए और जिस घर पे अभी रहती हूँ उससे अच्छा घर चाहिए। तो उन्होंने यही बोला एंड में जाते हुए, मैं ये लिख के जाता हूँ 2017 तक तेरे घर की चाबी तेरे हाथ में होगा, अगर नहीं हुआ तो मुझे जरूर कॉल करना, बट उससे पहले कभी कॉल मत करना। अब मैंने शुरू से आपको बोला था अगर इमोशन हो जाऊं बीच में तो मुझे बर्दाश्त कर लीजिएगा, और ये रियल फैक्ट है। 2017
धनतेरस के दिन सच में वो घर की चाबी मेरे ही हाथ में थी, जिस घर के अंदर आज मैं बैठी हूँ। वो क्या था, क्या चमत्कार था, मुझे नहीं पता, मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ। बट हाँ, शायद सर का वो बिलीव था या फिर भगवान ने उनको भेजा था ये मैसेज देने के लिए कि ये अब तुम्हारे पास वेस्टीज है, तुम हर कुछ चीज कर सकते हो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप के अंदर वो बदलाव लाओ, वो सोच लाओ, तैयार करो उस चीज को पाने के लिए जो आज तक तुम तरसते थे, जो है तुम्हारा बट तुम वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, अब वो चीज है तुम्हारे पास, तैयार करो। तो ये कुछ चीजें थी। उन दौरान काम भी बहुत अच्छा हो रहा था, टीम बहुत अच्छी बिल्ड हो रही थी, सर बहुत मेहनत कर रहे थे, मेरी तरफ से जितना सपोर्ट हो सकता था मैं भी कर रही थी, लोगों से बात करती थी, जितने मेरे पास नॉलेज थी सर से सुनती थी या किसी मीटिंग पे जाके जब सुनती थी लोगों से शेयर करती थी। और 2017 धनतेरस के दिन मेरे हाथ में वो चाबी था, इसी घर का चाबी था। और सबसे पहली बात मैंने वही किया जो सर सिखाते हैं, ग्रेटिट्यूड। हम दिवाली के उसी समय जब हमारे हाथ में चाबी आया, तुरंत हमने गाड़ी निकाला और हम सर के घर गए, वो चाबी का गुच्छा मैंने सर के हाथ पे दिया था, सीधा सर के हाथ पे दिया था। तो ये है चीजें कुछ जो मेरी एक छोटी सी जर्नी के अंदर ये सारी चीजें बहुत मायने रखता है। और आज इस घर के अंदर रहते हुए भी 3 साल हो चुका है, सपने यहीं पे खत्म नहीं हुए हैं, इसकी एक दूसरी पड़ाव भी है जो कि बहुत जल्दी वो पड़ाव भी हम पार करेंगे और जरूर करेंगे, क्योंकि सिस्टम के अंदर वो पावर है। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क कंपनी के अंदर तो हम पहले भी थे, दूसरी कंपनी के अंदर तो हम पहले भी थे, 9 साल तक उसी रेंटेड अपार्टमेंट में घूम रहे थे, सपने देखते तो थे बट उसकी समझ नहीं आती थी, कैसे पूरा करेंगे, वो अंदर वो चीज नहीं ला पाते थे। बट वेस्टीज के अंदर वो चीज भी आ गई अपने में, हमारे अंदर वो जो बदलाव, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर चाहिए था, वो चीज हमने ले लिया अपने अंदर। और जैसे मैं सर हमेशा बोलते हैं कि वेस्टीज अगर पानी है तो आप अपने आप को चीनी बना के उसके अंदर मतलब घुल मिल जाइए, तो शायद यही कुछ हुआ। और आज इतनी अच्छे तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी सारी टीम आज इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, और हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारे जो गुरु हैं, और उनकी आशीर्वाद से और उनकी गाइडेंस से आज भगवान ने इतना लायक बना दिया, या फिर मैं बोलूं वेस्टीज ने आज मुझे अपने लायक बना दिया। शुरू में मैंने बोला था कि मैं कोशिश कर रही थी पिछले 3 साल से मैं वेस्टीज के लायक बनूं, और आज वो दिन है 10/10/2020 जिस दिन वेस्टीज ने मुझे अपने लायक बना दिया। सो मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा का, प्रीतम सर का, सिद्धार्थ सर का, आशीष सर का, एंड स्पेशली मेरे लाइफ पार्टनर मेरे हस्बैंड महेश सर का। सो ये जो था मेरी एक छोटी सी जर्नी थी, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। और मैं सर से इजाजत चाहूंगी, अगर थोड़ा सा मुझे और समय दे, तो मैंने जी मैडम, जो जी आज जी तक बिल्कुल समय है, आप है, हम 20-25 मिनट हमारे पास में है, आप जी जी कर सकते हैं। जी सर, एक छोटा सा मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया है जो मैंने सीखा है अभी तक आप सभी से, सो मैं चाहूंगी मैं वो थोड़ा सा सभी के साथ शेयर करूं। जी आप शेयर कर सकते हैं फाइल आप। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी, जब तक ये जी वो फाइल भी आ गई। फ्रेंड्स, आप इस फोटोग्राफ में ध्यान से देखिए, ये दोनों ही नेहा बिस्वाल है। मैडम अभी ना मैडम आप, हाँ अब आई स्क्रीन, आप करेक्ट आ गई, अब आ गई, ठीक है। आगे जी सर, आगे स्क्रीन, हाँ ठीक है, ठीक है जी सर। अब हाँ जी, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये मैंने बड़ा कर दिया, अब आप ध्यान से देखिए, ये वो नेहा बिस्वाल है जो पहली बार दिल्ली आई थी, आप देख सकते हैं। जो मेरे जो आंखों के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि मैं उस समय में मतलब कैसे थी, क्या थी, क्या सपने दिख रहे हैं मेरे आंखों के अंदर। और ये जो इस तरफ जो लगा हुआ है, ये नेहा बिस्वाल है जो वेस्टीज के अंदर ऑलरेडी वेस्टीज नामक पानी के अंदर चीनी बनके घुल चुकी थी। कितना फर्क है, डेफिनेटली आप लोगों को लगता होगा, कुछ फर्क तो जरूर लगता होगा। बहुत ही साधारण, मैंने बोला बहुत ही साधारण फैमिली, बहुत ही साधारण सी एक
मतलब सोच के बारे में क्या बोलूं, सच बताऊं एक बात, 50 रुपए की भी आइसक्रीम आती है, मुझे दिल्ली आके पता चला जब पहली बार मैजिन ने मुझे कसाटा आइसक्रीम खिलाया था मदर डेयरी से खरीद के। मुझे नहीं पता था उससे पहले कि 50 रुपए की भी आइसक्रीम आती है, मुझे तो पता था 50 पैसे की आइसक्रीम होती है और बहुत ज्यादा 1 रुपए की आइसक्रीम आती है। ये वो लाइफ थी जो शुरुआत हुई थी और ये वो लाइफ है जो आज यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो ये कुछ इनकम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डेफिनेटली। सर बहुत मेहनत करते थे उस दौरान, मैंने शुरू से बोला है, मेरी जो हेल्थ थी, क्योंकि आयुष्मान जब छोटा था तो थोड़ा सा जो मेंटली या फिजिकली जितना भी जो भी मैं कर पाती थी, तो ये 2012 एंड 13 के अंदर जो हमारा इनकम था, जो जैसे कि आप सभी को पता है 2012 अप्रैल को ही हमारी ज्वाइनिंग हुई थी वेस्टीज के अंदर, जो सुनहरे अक्षरों में हम अपनी फ्यूचर को अचीव करने के लिए हमने पहला कदम रखा था। तो ये वो साल था और उस 2020 एंड 13 के अंदर हमारी जो इनकम थी 4,10,545 रुपीज। नेक्स्ट की बात करूं 2013 एंड 2014 के अंदर टोटल जो इनकम थी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 6,38,669 रुपीज की हमारी इनकम थी। देन 2014 एंड 2015 के अंदर जो हमारी इनकम थी वो 9,88,848 रुपीज। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसमें ध्यान दीजिएगा, ये 3 साल की बात मैंने बोली, 2012, 2013, 2012 टू 2015 के अंदर 3 साल की इनकम जो हमारी सालाना जो इनकम थी वो 9 लाख के अंदर पहुंच गई थी। बट पीछे जब हम कंपनी के अंदर थे 9 साल के बाद भी हम इस इनकम तक नहीं पहुंच पाए थे। ये था पावर वेस्टीज के अंदर, ये था पावर सिस्टम के अंदर, ये था पावर हमारे मेंटोर्स के अंदर। देन बात करते हैं 2015 एंड 2016 के अंदर जो टोटल इनकम है आप देख पा रहे हैं 16,98,124 रुपीज। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, जो 2016 एंड 2017 का इनकम आप देख रहे होंगे 19,10,196। देन नेक्स्ट चलते हैं, किसी तरह से आप देखिए ग्रोथ जो थी वो हर साल हो रही थी। जिस तरह से हम अपनी कंपनी की ग्रोथ देख रहे हैं, हर साल वो ग्रोइंग स्टेज पे चले जा रही है, तो इस तरह से हमारी भी जो वेस्टीज के अंदर जो ग्रोथ थी वो भी हर साल ग्रोइंग स्टेजेस पे ही चल रहा था। तो ये सिस्टम ही था, ये वेस्टीज ही था। तो 2017 एंड 2018 के अंदर आप देख रहे हैं 22,76,911 रुपीज का था। और देन 2018 और 2019 के अंदर जो हमारी इनकम थी वो 31,50,247। और इस दौरान फ्रेंड्स में हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीज बदलाव आ चुकी थी। तब मैं सरोजिनी नगर पे जाती थी, टैग देखती थी, और सरोजिनी नगर बोला जाए तो एक लोकल मार्केट ही है, बट तभी मेरी हिम्मत नहीं होती थी। बट इस दौरान मैं मॉल्स में शॉपिंग करने लगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बता रही हूँ। मैं टैग नहीं देखने लगी थी, हर वो चीज मुझे लगता था कि ये मेरा हो सकता है। जो सपने जो मैं छोड़ के आई थी, जो उसकी परिभाषा मुझे समझ नहीं आती थी, अब वो सपनों को मुझे समझ में आ गया था। अब हर वो चीज मेरा हो सकता था। नॉट ओनली फाइनेंशियली ये मैं बात कर रही हूँ, अपने अंदर भी बहुत सारी चीजों की बदलाव आ चुकी थी, एक सोच की बदलाव आ चुकी थी। और जो सबसे मेरी एक मुझे लगता था, हमेशा मैं सर बोलते थे कि तुम्हारे में पेशेंस बहुत कम है। वो चीजें मेरे अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी। मैं बहुत उन चीजों पे मतलब लगातार अपने आप को उस चीज के अंदर उस जो एक क्वालिटी जो अच्छी नहीं थी शायद मेरे लिए, उसको मैं चेंज करने के लिए कोशिश कर रही थी, किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए, क्योंकि मुझे लगता था ये कमजोरी ना बन जाए। नेक्स्ट बात करते हैं 2019-2020 के अंदर इनकम 3,53,075 रुपीज। देन करंट ईयर की मैं बात करूं, जो कि अभी थोड़े समय और भी बाकी है, 2020 6 महीने हुआ। ये जो इनकम है, ये हमारी 6 महीने की इनकम स्टेटमेंट मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, जो कि 16,99,481, जो कि ओनली 6 मंथ के बारे में मैं बोल रही हूँ। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, ये दौरान कोविड के दौरान की इनकम है।
मैं और एक बात बता दूं, ड्यूरिंग 3 मंथ्स जब कंप्लीट लॉकडाउन था, पूरे इंडिया के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन था, मार्च अप्रैल एंड मई के अंदर भी 3 महीने की हमारी जो इनकम थी वो 7.5 लाख से ज्यादा थी। मुझे नहीं लगता अगर हम किसी अच्छे खासे जॉब के अंदर भी होते तब भी ये हो सकता था, या कोई भी दूसरे सेक्टर्स में ये चीजें हो सकता था। बट उन 3 महीनों के दौरान कंप्लीट लॉकडाउन, कोई मूव ऑन नहीं था, कहीं सॉरी कहीं आप मीटिंग के लिए नहीं जा पाते थे, कुछ जगहों पे ये भी इश्यूज आते थे कि प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाते थे। स्टिल हमारी वो 3 महीने की जो इनकम थी वो 7.5 लाख की थी। और जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जो हाईएस्ट इनकम था हमारा जो पिछले महीने अगस्त मंथ का था वो था 3,90,199 रुपीज। ये थी वो चीजें जो कि आज ने समझा उस लायक मुझे कि मैं आप लोगों के साथ वो चीजों को शेयर कर पाऊं। जिस तरह से हम अपनी सीएनटीज में दिखाते रहते हैं, कंपनी की ग्रोथ दिखाते रहते हैं, 79% की ग्रोथ जो हमारी कंपनी की होती है, तो ये भी मेरी कुछ इसी तरह से हमारी, मेरे और मेरे हस्बैंड महेश जी, हम दोनों की ये भी वही ग्रोथ रेट आपको शो करा रही है, जो कि आपके सामने देखिए ये भी कंपनी की तरह हमेशा एक ग्रोइंग स्टेज पे ही चल रहा है। सेकेंड में बात करूं, नीचे जो टोटल इनकम है जिससे हमने इस बिजनेस को शुरू की थी 2012 से लेके 2020 तक, जो हमारी टोटल अर्निंग हुई है वो है 1,61,26,086 रुपीज। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं अपनी बारे में बोलूं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चमत्कार ही है, उससे कम तो मैं नहीं बोलूंगी इस चीज को। देन हाउस की मैं बात कर रही थी, जी हाँ, ये वही घर है जो जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने अभी बताया था आप लोगों को। ये आप देख पा रहे होंगे, एक साइड में घर के अंदर एक फोटोग्राफ है जो दिवाली के दौरान हमने लिया था, और दूसरा जिस दिन हमें चाबी मिला था, सो उस समय का ये फोटोग्राफ है। देन शुरुआत मैंने बोला था कंपनी के स्कूटर, देन अपना स्कूटर, उसके बाद एक सेकेंड हैंड ऑल्टो गाड़ी, देन उसके बाद एक वैगनर, सबसे बड़ी एक बड़ी गाड़ी के अंदर बैठने की जो फीलिंग आई थी वो 2016 में आई थी। उस समय हम वेस्टीज के अंदर अपने आप को ग्रो कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये वही व्यक्ति हैं जिनके लिए मैं बोल रही थी, जो मिडास टच होती है, जो किसी को भी छू ले तो वो सोने का बन जाता है। आप देख पा रहे होंगे, ये वो दिन था जिस दिन हमने गाड़ी का हमें हैंडओवर मिला था, डिलीवरी मिली थी। और सर सिद्धार्थ सर और जो आप सभी जानते हैं, जो गुरु माता हमारी हैं राजेश्वरी मैम, भी उसी दौरान उस समय आए थे। हमारे साथ प्रीतम सर भी थे, तो शायद सर कहीं होंगे, या मुझे लगता है सर ने ही शायद ये फोटोग्राफ लिया था। सो ये वो एक जो दिन है, बहुत बड़ा दिन, ये भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जिस तरह से मैंने बोला, मेरी जो इन्वॉल्वमेंट हुई वेस्टीज के अंदर पिछले 3 साल से, कंप्लीटली मैं सर के साथ हर इवेंट्स में, हर प्रोग्राम में, अपने भी ट्रेनिंग सीएनटीज, लाजपत नगर में हम सीएनटीज करते थे। अभी भी मुझे याद है, अगर वहाँ हमारी लेडीज सारी यहाँ पे बैठी हुई है तो उनको पता है, एक बार उन्होंने मुझे पूछा, मैं सबको पूछती थी कि आप क्या चाहते हैं लाइफ के अंदर, वेस्टीज से आप क्या चाहते हैं। तो उसी दौरान मुझे उनमें से ही किसी ने पूछा कि मैम आपकी क्या ख्वाहिश है वेस्टीज से। मैंने कहा देखो, मुझे तो इतना तो मैं श्योर हूँ कि वेस्टीज जो मेरा सपना था, घर, गाड़ी, दौलत, ये सब कुछ हो जाएगा, बट जो एक दिली ख्वाहिश होती है, एक पहचान होती है, वेस्टीज मुझे अपना लायक जो समझेगा, वो दिन होगा जिस दिन मेरा सेमिनार होगा। मैं सच बोल रही हूँ मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इवन नमिता जी जो हमारी एमसी हैं, वो हर उस इवेंट्स में आप उनको देख पा रहे होंगे, पुष्पिका जी हैं, रश्मिता जी हैं, काफी लेडीज हैं, आप उनको भी पूछ सकती हैं। ये बात मैंने कही थी उनको कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा जिस दिन मेरा सक्सेस सेमिनार होगा। और कल नमिता जी का कॉल भी आया था यही बोलने के लिए कि मैम आपका सक्सेस सेमिनार कल है। सो ये दिन सुनहरे अक्षरों में ही लिखा जा सकता है मेरे लिए, मेरे डायरी के अंदर। सो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है आप लोगों के साथ, जो मैंने शेयर किया, डिफरेंट, चाहे वो फोटोग्राफ्स है और जो भी स्टैटिस्टिक्स है, वो मैंने आपको शो कराया और शेयर किया। अब नहीं 4 मिनट आपके और लूंगी। ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं शुरू से आप लोगों के साथ करती आई हूँ, उसके लिए मैंने 4 पॉइंट्स बनाए थे, तो वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। जैसे कि लिखा गया है, ट्रांसफॉर्मेशन 4 कदम दूर। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है,
हमेशा हमें लगता है कि हमें मोटिवेशन चाहिए, वेस्टीज के अंदर काम करने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए। कोई बड़े लीडर आए और हमें मोटिवेट करे, हम थोड़े से आगे हो जाएं। आपने सभी ने सुना है, हमारे जो एमडी साहब है बालिश सर हमेशा बोलते हैं, घोड़े दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो रेस में दौड़ते हैं, दूसरे जो शादियों में जो बारातियों के साथ जाते हैं। जो शादियों वाले घोड़े होते हैं उनको हमेशा मोटिवेशन चाहिए होता है, म्यूजिक का मोटिवेशन चाहिए होता है, बट जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं उनको कोई मोटिवेशन की जरूरत होती नहीं है। वो ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, 3 साल उनको दिया जाता है, तैयार करा जाता है, उनके मसल्स बिल्ड करे जाते हैं, उनको वो रेस के लिए तैयार करा जाता है। सो ऐसे ही कुछ 4 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, कोशिश करूंगी जितने कम समय में हो सके। सबसे पहले बात करते हैं करेज की। ये मेरी सोच है, जब हम इस चीज के अंदर आते हैं या इससे पहले कभी भी हम किसी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग का अगर बात करूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, तो लोगों के दिमाग में आता है कि ये वही लोग करते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास एक अच्छी जॉब नहीं होती है, या फिर जो किसी अगर बोलूं जो किसी काम के होते नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। बट ये बात बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज अगर स्पेशली मैं नाम लूं या फिर डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, ये वही लोग करते हैं जो जिनके पास सच में करेज होता है, कुछ अलग करने की, कुछ अलग सोचने की, अपने अंदर बदलाव लाने की। सबको पता है मेरे अंदर कमियां हैं, बट कितने लोग वो बदलाव लाते हैं। एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स शेयर करूंगी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। आप सभी को पता है हमारे देश के जो रखवाले हैं, जिनको हम वीर मानते हैं, करेजियस मानते हैं, जिनको बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा जाता है, वो कौन है? वो हमारे जो डिफेंस के लोग हैं, वो वही हैं। आपको पता है कितने लोग डिफेंस के अंदर जाते हैं? कितनी जो उनकी जो अगर हम बोले कितना परसेंट वहां पे रिक्रूटमेंट होती है, कितने लोग डिफेंस के अंदर जाते हैं? ओनली 2.5 लाख। जो डिफेंस के अंदर लोग जाते हैं वो ओनली 2.5 लाख होते हैं फ्रेंड्स। और ये वही लोग होते हैं जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, बिना कोई स्वार्थ अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी डिग्री टेम्परेचर के अंदर है, बट वो जज्बा लेके आते हैं और डटे रहते हैं, दुश्मन के सामने खड़े रहते हैं। सॉरी। तो वो है करेज की बात होती है। तो वेस्टीज के अंदर भी वही लोग रहते हैं जिनके पास वो करेज होती है, डटे रहते हैं हर वो रिजेक्शन से, हर वो नेगेटिविटी से, हर वो जो चीजें आती है उनको उनके सामने एक रुकावट बनती है। वही लोग वेस्टीज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये मत सोचिए कि जिनके पास कुछ काम नहीं है या जिनकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है वही लोग वेस्टीज कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसे परसेंटेज है बहुत कम है, बहुत कम। बहुत अच्छे अच्छे लोग आज इस हॉल के अंदर बैठे हैं जो हाईली क्वालिफाइड है, अपने जॉब के अंदर बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। सो ये गलतफहमी तो हमें सबसे पहले अपने अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन करनी ही पड़ेगी, इसको हटानी ही पड़ेगी। सेकंड, बी योर ओन सीईओ। दैट मींस हमेशा सीईओ का काम क्या होता है आपको पता है? शायद आप लोग सभी ज्ञानी लोग हैं, पता होगा, बट फिर भी मैंने किसी का एक इंटरव्यू सुना था, बहुत बड़े बड़े सीईओ वहां पे थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने उनको पूछा कि सर आप लोग जो सीईओ जो होते हैं जनरली उनकी जो पैकेजेस होती है बहुत ज्यादा होती है, उनको पर मंथ की 10 करोड़ तक की भी उनकी जो सैलरी होती है वो दिया जाता है। तो इसका क्या कारण है कि आप लोगों को जो सैलरी दी जाती है 10 लाख 12 लाख या कोई भी 1 करोड़ तक भी आपको सैलरी दी जाती है, 10 करोड़ तक भी आपकी सैलरी दी जाती है। इसके कारण क्या है? क्या इसका कारण ये है कि आपकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, या आप हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बड़े बड़े एमबीए होते हैं, आईआईएम से आप लोग आते हैं? तो उनमें से एक व्यक्ति ने बोला जी नहीं सर, हमें जो पैकेज दिया जाता है हमें इसलिए दिया जाता है कि जब कंपनी 100 करोड़ की कंपनी या 200 करोड़ की कंपनी जब डाउनफॉल में जाती है, जब 200 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ 50 करोड़ की डाउनफॉल में जाती है, तो उस दौरान हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड वो क्या होता है, हम कितने काम रख सकते हैं अपने आप को, हम किस तरह से उस डूबते हुए कंपनी को ऊपर की तरफ ले सकते हैं, उस दौरान हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड, हमारी जो स्ट्रेटेजी वो क्या होती है, उसके लिए हमें ये पैकेजेस दिया जाता है। हमारी एक्सपीरियंस के लिए नहीं दिया जाता है, हमारी बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस के लिए नहीं दिया जाता है, ये उस दौरान दिया जाता है।
तो फ्रेंड्स यही सोचिए, हमेशा अपना सीईओ बनिए। जब ऐसे मौका आता है, जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं, अपने आप को उस मौका, उस सिचुएशन, उस टफ सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, किस तरह से कितना टफ बना सकते हैं। हम बहुत बड़े-बड़े हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो मेंटर हैं, प्रीतम सर, आशीष सर एंड महेश सर, हर सैटरडे किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड पर्संस को आपके सामने रखते हैं। मैं तो यहाँ पे बहुत ही नई हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल बिगिनर हूँ, बट मैं पहले जितने भी लोग आ चुके हैं मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ, चाहे वो मनोज सर हो जाए, चाहे वो करण सिंह सर हो जाए, चाहे लोकेश सेठी सर हो जाए, एनीबॉडी, राज मोहम्मद, एनीबॉडी। जब वो बोलते हैं तो वो अपने उन दिनों की स्ट्रगलिंग के समय की बात आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, और हम लोग बड़े ही चाव से उनकी स्ट्रगलिंग का समय सुनते हैं। बट फ्रेंड्स, स्ट्रगलिंग के समय के दौरान उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड थी, वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने उसको किस तरह से ओवरकम किया, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसलिए हमेशा अपने सीईओ बनिए। उस अगर फ्यूचर में कभी वो हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा कुछ आए, तो कैसे उसके अंदर हम उभर के आगे और बेहतर की तरीके तरफ जा सकते हैं, वो देखना हमारे जिंदगी के अंदर वही चीज हमें आगे लेके जाएगी। और यही होता है दूसरा कदम ट्रांसफॉर्मेशन का। तीसरा, डोंट बी स्लेव ऑफ योर ओन। ये बहुत ही एक ऐसी बात है, कभी कभी ये इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। तो कभी ना कभी भी जिंदगी में, कभी भी किसी भी ऐसे काम जो आपने कर लिया है उसको लेके रिग्रेट मत फील करिए, अपने आप को कोसिए मत, अपने आप को टॉर्चर मत करिए। जो हो गया, शायद वो इंसिडेंट आपके हाथ में नहीं था, आप कुछ नहीं कर पाते, बट जो है उसको आप आगे लेके चलिए। तो ये अंदर अपने जरूर लेके आइए कि जो हो चुका है, जो मेरे हाथ में नहीं था, या उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अपना स्लेव मत बनिए उस थॉट्स की, जो हो चुका है मेरे हाथ में नहीं था। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। सर ने मुझे टाइम लिमिट तो दिया था, बट फिर भी मैं सर थोड़ा सा टाइम लूंगी कि एक छोटी सी एक उदाहरण में ही पर्सनल बात में बोलूंगी। मेरे फादर की डेथ आज से कुछ 10 साल पहले हुई थी। एक्सीडेंट के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, बट मैं उनको देखने नहीं जा पाई थी, क्योंकि मैं 10 साल पुरानी बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपने मेरी अब जर्नी में सुना हो कि उस दौरान हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटस रही होगी वो कैसा रहा होगा। सो उस समय जब पता चला कि फादर की डेथ हो गई है, तो जो फ्लाइट की जो टिकट थी वहां पे 7,000 की टिकट थी, किंगफिशर, मुझे अभी भी याद है, 7,000 की टिकट थी, बट मैं नहीं जा पाई थी उनको देखने के लिए, क्योंकि मैं अकेले नहीं जा सकती थी। आयुष्मान छोटा था। सर मेरे साथ जरूर उस समय उनकी भी मेरी सपोर्ट, मुझे भी उनको सपोर्ट की जरूरत थी मेरी। तो उस दौरान हम तीनों जाते, और वो टिकट थी पर हेड की जो टिकट थी वो 7,000 की थी, और उस समय हम उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मैं अपने फादर को देखने नहीं जा पाई। अपने आप को यही मतलब उस दौरान दिमाग तो ऐसे ही बहुत ही वो था, बट फिर भी अपने आप को यही कर दिया कि चलो शायद मैं जाऊंगी तभी भी नहीं देख पाऊंगी, कंप्रोमाइज करते रही। बट मैं दिल से बिल्कुल खुश नहीं थी सर के ऊपर। मैंने उनको ब्लेम तब तक किया, 10 साल तक मैंने उनको ब्लेम किया कि आप मुझे नहीं लेके जा पाए। कुछ भी कारण हो सकता था, आप मुझे लेके आपको जाना चाहिए था। बट मैं इतनी बदकिस्मत हूँ, कुछ चीजों से 10 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ था। हाल ही पिछले साल दूसरा एक इंसिडेंट हुआ। मेरे जो बड़े ब्रदर थे उनकी भी डेथ एक्सीडेंट से ही हुआ। बट उस 10 साल तक मैं सर को यही ब्लेम करती रही कि आप मुझे लेके नहीं गए, आपकी वजह से मैं अपने पापा को नहीं देख पाई। बट जिस दिन मेरे बड़े ब्रदर की डेथ की खबर आई, उस दिन की जब टिकट की मैं बात करूं, 15,000 पर हेड की टिकट थी। 15,000, क्योंकि हमें इमीडिएटली वो टिकट चाहिए था। सर ने बिना सोचे बिना समझे 2 टिकट्स की, उनका और मेरा 30,000 की टिकट किया, और हम दोनों इमीडिएटली फर्स्ट फ्लाइट लेके घर पे पहुंचे। तब तक मैं भैया को देख पाई थी, जो कि मैं आज समझ पा रही हूँ। वो जो पीरियड था 10 साल पुराना, उनके पास, हमारे पास शायद वो, हम लोग इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, बट मैं उनको ब्लेम करती रही, क्योंकि मैं अपने थॉट्स की स्लेव हो चुकी थी। बट जब वो मौका आया, उन्होंने बिना सोचे 15,000 की टिकट तक भी उन्होंने सोचा नहीं, तुरंत ही हम दोनों की टिकट किया और हम गए वहां पे। भैया के जो भी काम हुआ, जो भी खर्चा हुआ, सब कुछ पे किया। तो ये बात है, पुरानी जो चीजें हो चुकी है, अपने आप को ब्लेम मत करिए, उसके अंदर अपने आप को टॉर्चर मत करिए, निकल के आइए, उस बंधन को तोड़िए और निकल के आइए नए भविष्य की तरफ, नई सोच की तरफ। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर लेके आइए। और एंड में, सबसे लास्ट में,
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी ये चीज शेयर की थी। हमारी टीम की एक छोटी सी मीटिंग थी। फ्रेंड्स, हमारे सीनियर हमें हमेशा गाइड करते हैं और बिल्कुल सही गाइड करते हैं अपने ड्रीम बुक बनाना। जब हम ड्रीम बुक बनाते हैं उसमें लिखते हैं कि आज से इतने साल में मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, इतना मेरी जो पे आउट होगी वो इतना होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज, ये मेरा पर्सनल मानना है, ये मैं छोटी सी चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ उस ड्रीम बुक के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने पास्ट को भी जोड़िए, अपने प्रेजेंट को भी जोड़िए और अपने फ्यूचर को भी जोड़िए। दैट मीन्स, मेरे कहने का मतलब है पास्ट आपके पेरेंट्स, उनके भी सपने जोड़िए। पूछिए अपने मम्मी पापा को, मम्मी पापा आप कहाँ घूमना जाना चाहते हैं, आप कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं। हम आपने जो दिया था वो कितना था, कितना सही था, कितना गलत था, वो बिल्कुल बोलने की मतलब उसको तो डिस्कशन का मैटर है ही नहीं। बट आप आज अपने बेटे या बेटी से क्या चाहते हैं, कौन सी जिंदगी, किस तरह से मैं आपको वो जिंदगी दे सकता हूँ। प्रेजेंट अपने लिए जो आप चाहते हैं एंड फ्यूचर आपके बच्चे हैं, जितने साल का भी है वो बच्चा, अगर वो बोल पा रहा है, समझ पा रहा है, उस बच्चे को पूछिए कि वो क्या लाइफ चाहता है, कैसा घर चाहता है, कौन सी गाड़ी में घूमना चाहता है, विदेशों में कौन सी जगह देखनी चाहता है, यही इंडिया में उसको ऐसा कौन सा चीज है जो वो पाना चाहता है। इन चीजों को अपनी ड्रीम बुक में जरूर ऐड करिए फ्रेंड्स। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार करेगा, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी के अंदर लेके आएगा। ये 3 अगर आपके साथ होंगे ना, तो आपको कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी रिजेक्शंस, किसी के हाँ ना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो 3 लोग हैं वो आपकी जिंदगी है। आप अपनी जिंदगी को नहीं मार सकते हैं, किसी के हाँ ना बोलने से आप अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकते हैं, वो सपनों को नहीं मार सकते हैं। ये चीजों को मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं ये चीजों को बहुत मानती हूँ। मैं आयुष्मान को हमेशा पूछती हूँ, बेटा आपको क्या चाहिए, कैसा मतलब आप जैसे थोड़े दिन पहले बोला था मामा मैं ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैंने कहा ठीक है ट्रिप प्लान करते हैं, ऑस्ट्रेलिया चलेंगे। तो ऐसी चीजें, ऐसे कुछ चीजें, मेरे मम्मी पापा तो रहे नहीं, बट कहीं ना कहीं मेरी मदर इन लॉ है, मैं जब भी बात करती हूँ तो उनसे इसी बारे में बात करती हूँ कि मम्मी आपको फ्लाइट में बिठाना है, मुझे आपको फ्लाइट में बिठा के उड़ीसा से दिल्ली लेके आना है। तो ये जो चीजें अगर आप, मेरे हिसाब से अगर ये छोटी सी चीजें, छोटी छोटी चीजें आप अंदर अपने अंदर में ट्रांसफॉर्म कर पाए, बदल पाए, एक बदलाव ला पाए, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, कहानी तो नहीं बोलूंगी, ये एक छोटा सा मेरा जो सफर था बिगिनिंग से एंड तक, इसी तरीके से इसी छोटे छोटे चीजों को हमारे सीनियर से सीख के, फॉलो करके, अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाके आज जो वेस्टीज के लायक बन पाई हूँ। सो ये वही था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ जो प्रीतम सर ने मेरे पे भरोसा रखा था उसको मैंने लेट डाउन नहीं किया बहुत होगा। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी के जो आज आप इतने समय तक यहाँ पे बने रहे, मुझे आप लोगों ने सुना, डेफिनेटली आप लोगों को मेरी ये जर्नी अच्छी लगी होगी। एक छोटा सा एक पंक्ति तो नहीं बोलूंगी, एक बहुत अच्छा बोल है जो भगवान श्री कृष्ण एंड अर्जुन के बीच में एक छोटी सी बात के ऊपर हुई थी। तो वो सारांश तो मैं नहीं बताऊंगी, बस वो एक छोटा सा मैसेज की तरीके से मैं आपके सामने वो बताना जरूर चाहूंगी। भगवान बोलते हैं तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही मिलता है जो मैं चाहता हूँ, बट तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी मेरी जर्नी, छोटी सी जर्नी, दुख सुख से भरा, सीखते हुए सभी से। So thank you so much, thank you all, God bless you all, thank you so much and wish you well. Thank you sir, thank you Pritam sir, thank you Asi sir and thank you my sir, thank you so much. Thank you नेहा जी। बहुत ही आपने बेहतरीन तरीके से अपनी सफलता की जर्नी को यहाँ तक हमारे बीच में रखा। इवन हम तो इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, उसके बावजूद भी मुझे आपकी इस कहानी में इतना नयापन लगा। तो डेफिनेटली ये दर्शाता है कि आपने बहुत अपने आप को, स्वयं से जो बात आप बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। और दूसरी बात, आज लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जितनी भी बातें बताई हैं, ज़्यादातर जो कुछ सीखी हैं या जो आपके अपने अनुभव हैं, क्योंकि आप स्वयं से काम कर रही हैं बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होके, तो वो आपकी बातों से, आपके शब्दों से, आपके फ्लो से ही दर्शाता है
कि आप एक बहुत बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी, थैंक यू सर। और आपने बहुत शानदार जी सर। तरीके से अपने अनुभव साझा करे। अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं, कुछ अगर लोग सवाल पूछना चाहें, चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है, और जो रेलेवेंट क्वेश्चन